प्रवासी साहित्य पर पहले सत्र में काफ़ी बातें हो चुकी हैं और अब द्वितीय सत्र में भारत के संदर्भ में, भारतीयता के संदर्भ में प्रवासी साहित्य को हम सब यहाँ पर व्याख्यायित कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और जानने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि मुझे अपना पत्र वाचन ही करना है, यहाँ पर मेरे पत्र का संदर्भ भी है भारतीय संदर्भ में प्रवासी साहित्य। जब प्रवासी साहित्य की बात आती है तो दो बातें साधारण रूप से हम सबके सामने सहज ही आ जाती है, एक भारत और एक भारतीयता। भारतीयता का अर्थ ही होता है भारतीय संस्कृति। अगर हम भारतीयता को समझना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं, तो हमें अपने भारतीय संस्कृति को भी जानना होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति को हम दरकिनार करके प्रवासी साहित्य को ठीक पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो भारतीय साहित्य में और प्रवासी साहित्य में जो सबसे बीज सूत्र का काम करती है भारतीय संस्कृति, और हम सबको पता है, यह सर्वविदित है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। यानी अर्थात सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, यही भाव हमारे संस्कृति की प्रवृत्ति है। भारतीय संस्कृति को थोड़ा समझते हुए सबको एक साथ लेकर चलना, सबके सुख दुख का साथी बनकर सब ठीक करने एवं सुंदर बनाने की कोशिश ही इस संस्कृति के मूल में है। भारत एक बहुभाषिक देश है, यह हम सब जानते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा में आरंभ से ही सर्व सुखमय होने की भावना व्याप्त रही है। इस संस्कृति ने अपनी विशेषता के आधार पर हर धर्म जाति के लोगों को आकर्षित किया है। यही कारण है कि भारत के लोग अपने देश, अपनी माटी से दूर रहकर भी इससे जुड़ रहे हैं और जुड़े रहे हैं। भारतीय संस्कृति अपनी साम्यवादी प्रकृति के कारण व्यापकता से संपन्न भी है। इसका मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि इस महासागर रूपी संस्कृति में कई संस्कृतियों की नदियां आकर मिल गई है। जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि यहाँ पे हमें जब संस्कृति की बात आती है, प्रवासी साहित्य की बात आती है, तो हमें एक दूसरे संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को लेकर जानना चाहिए और आलोचनात्मक दृष्टि से निष्पक्ष होकर उस पर विचार करना चाहिए। इसके एकीकरण और समन्वय की क्षमता ने ही इसे सदैव इसके अपने और अपने शरण में आने वालों को अपनी सानिध्य से पुरस्कृत भी किया है। प्रवासी साहित्य की बात होते ही भारतीय संस्कृति, परंपरा, मानवीय मूल्य, भाषा, आत्मीयता का स्मरण सहज ही होने लगता है। इस साहित्य ने न सिर्फ हमारे देश को विश्व पटल पर विशेष बनाया है, वरन भारत के साथ साथ प्रवासी निवासी रूपी देशों की संस्कृति, परंपरा, भाषा से भी सबको परिचित करवाया है। भारतीय संस्कृति की विरासत परंपरा पुरातन है। इसके वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श प्रवासी साहित्य के माध्यम से उजागर होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भारत से बाहर रह रहे प्रवासी समूह की संवेदना, दर्द, पीड़ा उनके साहित्य के रूप में मुखर होती आई है। वैसे तो सत्य, अहिंसा, परोपकार, नैतिकता, त्याग, दयालुता, सद्भाव, सहनशीलता, वीरता इत्यादि सभी गुण भारतीय संस्कृति को विशेष बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासी समूह में भी यह गुण कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उजागर होकर उन्हें उनकी माटी, परंपरा और देश से दूर रहकर भी जुड़े रहने के लिए बाध्य करती है। अभी कुछ देर पहले पिछले सत्र में ऋषि सर ने भी कहा और संजय भैया ने भी कहा कि सचमुच एक पीड़ा और एक दर्द कहीं न कहीं मन में छिपी हुई है। तो यहाँ पे यही भाव उदित करते हुए कि यही कारण है कि आज प्रवासी साहित्य लेखन का चलन प्रवासी साहित्य के लेखन का चलन बढ़ने लगा है, क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे वह मानसिकता भी काम कर रही है। प्रवासी साहित्य पर बात करने समझने के साथ ही प्रवास शब्द का पर्याय जानना भी आवश्यक हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रवास शब्द वास धातु से में प्र के उपसर्ग लगने से बना है। यहाँ वास का अर्थ निवास होता है, परंतु प्र के प्रयोग से वास के प्रवास बनते ही इसका अर्थ बदल जाता है। प्रवास का अर्थ अपने स्थान प्रदेश से दूर निवास करना या वास करना से ही हमें मानना होगा। प्रवासी साहित्य की जब बात होती है तब प्रवासी साहित्य के संदर्भ में प्रवास का अर्थ होता है विदेश में जाकर बसना या अपने देश से बाहर किसी अन्य देश में निवास करना। प्रवासी साहित्य वे प्रवासी होते हैं, शरणार्थी नहीं। यह मुख्य बात हमें प्रवासी साहित्य के संदर्भ में याद रखनी होगी। प्रवासी साहित्य के मुख्य रूप में
प्रवासी साहित्य को मुख्य रूप से मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में रह रहे भारतीय मूल के निवासियों से जोड़कर देखना उचित होगा। इन प्रवासियों की लिखी बातें, रचनाएं, कहानी, कविता, उपन्यास, अनुदित साहित्य, एकांकी, नाटक, यात्रा वर्णन इत्यादि सभी साहित्यिक विधाएं सब प्रवासी साहित्य के केंद्र में हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य का हमारे भारतीय समाज, संस्कृति, भाषा के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने बताने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साधारण तौर पर प्रवासी साहित्य उसके परिवेश की स्थिति का वर्णन, देश विदेश के जीवन मूल्यों का चित्रण, परिवार परिजन, अपने देश से बिछोह की पीड़ा, अपनी पराई संस्कृति का सम्मिलित रूप, स्थानीय सामाजिक मूल्य और रिश्तों का जुड़ाव, सम्मिलित रूप और इत्यादि सब को स्वयं में समाहित किए हुए है। अपने देश से बाहर मानसिक भ्रमण करने का माध्यम भी है प्रवासी साहित्य। प्रवासी साहित्य भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय माना जा सकता है। पूरब और पश्चिम, जैसा कि सर कह रहे थे कुछ देर पहले कि पूरब और पश्चिम दो विपरीत दिशाओं को एक धुरी पर मिलाने का काम भी प्रवासी साहित्य ने किया है, यह हम सबको मानना होगा। भारत के बाहर जहां जहां भारतीय बसे हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और साहित्य वर्तमान समय में हिंदी साहित्य को विकसित करने का नया आयाम देती हैं। कहा जा सकता है कि प्रवासी साहित्य ने हमारे भारतीय साहित्य को नई उर्वर जमीन उपलब्ध करवाई है। प्रवासी साहित्य का मूल अर्थ है वह आबादी जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में या अन्य देशों में जाकर बस गई है। आज प्रवासी साहित्य के साथ साथ प्रवासी लोगों की चर्चा हर ओर सुनाई देती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि इन लोगों ने वर्षों के संघर्ष को पार करते हुए अपनी जमीन स्वयं तैयार की है। ऐसे में डॉक्टर सुधा डिगरा की बात याद आती है कि विदेशों में लिखे जा रहे साहित्य को प्रवासी साहित्य कहा जाता है। अधिक मान्यता के साथ भारत से बाहर लिखे जा रहे साहित्य को प्रवासी साहित्य मान लिया जाता है, परंतु कहीं न कहीं प्रवासी साहित्य में अब भी प्रवास की पीड़ा झेलने वालों का दर्द गहराई और व्यापकता से व्याख्यायित नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण हम आलोचकों और समीक्षकों और पाठकों की संकीर्ण विचारधारा भी हो सकती है। जैसा कि सर भी कह रहे थे कि सचमुच हमें भारतीय संस्कृति में हो रहे घटनाओं को और भारतीय संस्कृति के अति आधुनिकता की मोह में घटे रहे नित्य प्रतिदिन जो घटनाएं आ रही हैं उन सबको अपनी अपनी दृष्टि से उनके जगहों पर रखकर देखना होगा। तो यह विडंबना हमारे इस साहित्य में दिखाई देती है। आज इस साहित्य को भारतीय प्रवासी साहित्य को भारतीय हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखना मेरे विचार से उचित होगा। प्रवासी साहित्य की बुनियाद काफी हद तक भारत तथा प्रदेश के द्वंद्व पर भी टिकी हुई है। इन्हें पढ़ते समय हम बार बार भारतीय जीवन मूल्य, संस्कृति, परंपरा, मानवता और आत्मीय संवेदना के श्रेष्ठतम रूप से रूबरू भी होते हैं। यह साहित्य भले ही नए रूप में हमारे सामने लिखा जा रहा हो, परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें समय की माटी में बड़ी गहराई तक फैली हुई है। इसे पढ़ने के पहले ही पाठक मन की व्याकुलता, बेचैनी कई प्रश्नों की बनावट में ढलने लगती है। अनजाने देश में अपरिचित सभ्यता संस्कृति के नियमों से बंध कर अपने जीवन को बिताना, यह प्रवासियों की सबसे बड़ी विडंबना है। वहां के रीति रिवाजों से बनकर भी भारतीयता को हृदय में बसाए रखना, सहेजे रखना, रोजगार के लिए विदेशों में बसकर भी अपने देश के प्रति अकुलाहट महसूस करना प्रवासियों की मनोदशा को बयां करती है। प्रवासी साहित्य को समझने के लिए हमें दो आधार को मुख्य रूप से ध्यान रखना जरूरी होगा। पहला यह कि गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों का लेखन जो आज गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ी के रूप में अपने देश से दूर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद और गुयाना, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में बसे हुए हैं, उन गिरमिटिया मजदूरों की दूसरी पीढ़ी अपने पूर्वजों की पीड़ा को अभी भुला नहीं पाई है और उस दर्द को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है। हर प्रवासी व्यक्ति सही रूप में कहा जाए तो गिरमिटिया ही है। दूसरा आधार उन प्रवासियों का है जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में एनआरआई के रूप में अधिक सुख सुविधा, ऐशो आराम, नाम, प्रसिद्धि पाने के लिए विदेशों में जाकर बस गए, परंतु उन्हें यह एहसास होता रहा है कि कहीं न कहीं अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, समाज, संवेदना, जाति उनसे दूर हो रही है। इसी दूरी को कम करने के लिए उन्होंने अपने लेखन में प्रवासी साहित्य के माध्यम से स्वयं को जोड़ने की कोशिश जारी रखी है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी का भाव लिए हमारे देश के प्रवासी समुदाय ने भिन्न भिन्न देशों में रहकर भी अपने लेखन से अपने मन के तार को अपने देश से, हमारे देश से और अपने देश भारत से, भारतीयता से स्वयं को जोड़े रखा है और जोड़े रखने का प्रयास अभी भी जारी है। अपने समय की विडंबना और सच्चाई को बेबाकी से व्यक्त करने का काम प्रवासी साहित्य में दिखाई देता है और हम कह सकते हैं कि प्रवासी साहित्य हमारे प्रवासी भाइयों को अपने देश, समाज, भाषा, लोक जीवन, परंपरा से कटकर जीविका के लिए विदेशों में संघर्ष करते हुए उनकी मनोदशा की आंतरिक कसक पीड़ा को व्यक्त करता है। प्रवासी साहित्य और प्रवासी समुदाय के अपने लोगों की बात होते ही हम सब की, यानी हम सब जो प्रवासी साहित्य के पाठक हैं, आलोचक हैं, समीक्षक हैं, व्याख्याता हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ हम सबकी दशा क्या होती है। बात होती है प्रवासी साहित्य लोग लिख रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, लेकिन जब हम लिखने को बैठते हैं, जब हमारी कलम उठती है, तो हम सबकी मनस्थिति क्या होती है। कुछ पंक्तियों में मैंने कोट किया है, अगर सच में वो भाव ठीक हो तो मैं आप सबका समर्थन चाहूंगी। मुझे जो लगा कि कैसे कह पाऊंगी तुम्हारे मन की व्यथा, कैसे कह पाऊंगी तुम्हारे मन की व्यथा, तुम्हारे हृदय की कसक और पीड़ा, तुम्हारे आंखों का निरंतर छलकता पानी, वर्षों बीती तुम्हारे जीवन की त्रासद कहानी। जी हाँ, उनकी पीड़ा को समझना ही हम सबके लिए मुश्किल है और कलम हमारी पहुंचने की कोशिश कितनी भी करे, लेकिन भाव कहीं न कहीं छूट जाता है। भारत के लोगों का दूसरे देशों में जाकर बसना हजारों वर्षों से जारी है। इस परंपरा में भारत से अलग अलग समुदाय के लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए। हम सभी जानते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में तमिल भाषी श्रीलंका में जाकर बसे। जिप्सी नाम की जाति के लोग ईसा पूर्वी चौथी शताब्दी में और 11वीं शताब्दी के समय में अफगानिस्तान के रास्ते से टर्की होते हुए यूरोप और अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे। भारतीय मूल के लोग 5वीं शताब्दी के शताब्दी और फिर 20वीं शताब्दी में इंडोनेशिया गए। यह सफर यही नहीं रुका, इसके आगे भी 19वीं शताब्दी में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, हांगकांग आदि देशों में प्रवासी होने की परंपरा जारी रही। 1834 से लेकर 1920 तक के समय में कई शर्तों से बनकर भारतीय प्रवासी श्रमिक रूप में मॉरिशस, गुयाना, त्रिनाड और सुरिनाम, फिजी, गुआडलूप, दक्षिण अफ्रीका में बसे चले गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में नेपाल, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भारतीयों का विदेश गमन और प्रवास होता रहा। प्रवासी हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में उसे दुनिया के समक्ष पहचान दिलवाने में मॉरिशस की भूमिका सबसे अधिक है, इसे हम सब नकार नहीं सकते। वहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपरा को अपने मूल्य विरासत के रूप में और हिंदी को अपनी भाषा के रूप में बनाए रखने और विकसित करने का प्रशंसनीय काम किया है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने में भी प्रवासी साहित्य का मुख्य योगदान रहा है। इस साहित्य में व्यक्त संवेदना हमारी भाषाओं की समृद्धि और क्षमता को चित्रित करती है। उषा राजे सक्सेना ने अपने साहित्यिक कर्म भूमि के रूप में इंग्लैंड को वरीयता दी है, फिर भी इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति और भाषा के प्रति जो झुकाव है वह सहज ही देखा जा सकता है। भारत की भोजपुरी हिंदी समाज और जाति के लोगों को केंद्र में रखकर ही प्रवासी साहित्य की बात पूरी की जा सकती है। कारण यह है कि भोजपुरिया क्षेत्र, इसकी भाषा, पहनावा, रहन सहन के साथ यहाँ के लोगों को प्रवासी बनने का इतिहास भी सामने आता है। वैसे में लोग माथे पर मोटरी उठाकर, कंधे पर गमछा रखे जहाज पर यात्रा करते समय अपने साथ भोजपुरिया संस्कृति को भी साथ लेकर चल पड़े थे, यह हमें याद रखना होगा। लाखों लोग समुद्र के रास्ते जहाजों पर लाद कर भेज दिए गए। ऐसे नियमों से भरे दस्तावेजों के कागज पर उनसे हस्ताक्षर करवाकर जो नियम उन पर लादे गए थे उन्हें जानना तो दूर, उन्हें उन कागजों को पढ़ना भी उनके लिए कठिन कार्य था। और अनजाने परिवेश, आबो हवा में इन लोगों ने प्रवासी बनकर जीना शुरू किया। कहना गलत न होगा कि प्रवासी समाज का बीज भोजपुरी माटी में ही बोया गया था, जो आज विशालकाय वृक्ष के रूप में भारत के बाहर अलग अलग देशों में रोपित होकर बढ़ रहा है। मॉरिशस, फिजी तथा सूरीनाम जैसे देशों में आज भी भोजपुरी, अवधी हिंदी किसी न किसी रूप में फल फूल रही है। यह हम सभी के लिए भाषा के संदर्भ में सुखद एहसास करवाता है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो मजदूर अलग अलग प्रदेशों में विदेश गमन किए थे वे अपने साथ अपनी भाषा भी साथ लेकर गए होंगे। ऐसे में अधिक रूप से जो भाषाएं प्रवासी लोगों के साथ बनी रही उनमें भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी इत्यादि भाषाएं भी थी। इन सबके बीच भोजपुरी बोलने वाले लोगों
का अधिक मान था, इसलिए कि भोजपुरी का प्रयोग अधिक होने के कारण आरंभ में भोजपुरी ही प्रवासी मजदूरों की संपर्क भाषा बनी, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। धीरे धीरे भोजपुरी की सहजता और आत्मीयता ने उसके सबको अपना बना दिया। बिल्कुल सही। जब हमने के प्रवासी साहित्य के बात कल जाला या हमने के करे के चाहिए तो हमने के भोजपुरिया समाज के दरकिनार क के प्रवासी साहित्य के स्वरूप के पूरा नाम हमने के कह सके नहीं जा। एकरा खातिर भोजपुरिया समाज के हमने के बीच में लेवाही के पड़ी। और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन भोजपुरी साहित्य में है कि आज भिखारी ठाकुर की भी जन्म दिवस है। तो ये दृष्टि से भी आज इस दिन पर प्रवासी साहित्य के बात हो रहा बा और सेमिनार के सत्र चल रहा बा, तो हम सबके खातिर हमनी के बिहार, यूपी और हिंदी भाषी क्षेत्र के खातिर एक सम्मानपूर्ण और ऐतिहासिक समय ही हमने के कह सके नहीं जाएगा के। तो कहना गलत न होगा कि भोजपुरी प्रवासी समुदाय के साहित्य लेखन को बिना जाने पढ़े भारतीय प्रवासी साहित्य की बात पूरी नहीं की जा सकती। यह मानना ही होगा कि सबसे अधिक प्रवास की पीड़ा और कष्ट को इन लोगों ने बर्दाश्त किया है। प्रवासी साहित्य पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे साहित्य विदेश में रह रहे हर प्रवासी से अपने पाठकों से यह कह रहा हो। मतलब कि जब प्रवासी साहित्य हम पढ़ते हैं, बस 5 मिनट में बात खत्म कर रही हूँ, जब हम प्रवासी साहित्य को पढ़ते हैं और जब पूरा एक भोजपुरिया समाज हमारे सामने आता है और जब हम भोजपुरी की माटी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो प्रवासी साहित्य हमसे क्या कह रहा है। किसी भी प्रवासी साहित्य को आप उठा लीजिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बस यही बात आती है बार बार सामने कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, वेशभूषा को न भूल, तू अपनी जमीन के साथ जुड़कर बस चलता चला जा, राहें तुझे सहज ही मिल जाएंगी। यह भी कड़वा सच है कि प्रवासी साहित्य वह करुण ऐतिहासिक गाथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसमें एक क्रूर बड़े साम्राज्य का स्वार्थ, लालच, खोखली मानवता व्याप्त रही है, जिसमें हमारे भारतीय लोगों को के मजदूर बना देने के लिए मजबूर करने की कहानी भी है। हिंदुस्तानियों का संघर्ष है, पलायन की पीड़ा है, अपने देश से न चाहते हुए भी दूर होते हिंदुस्तानियों का कठोर सवाल है ब्रिटिश हुकूमत की दोहरी नीति पर प्रहार करते हुए। ब्रिटिश हुकूमत को अंग्रेजियत ने इंसाफ के नाम पर छल और धोखा की बुनियाद रखी और जहाज पर लाद कर ले जाए गए लोगों को मजबूर बनकर उनके यहाँ अनचाही दुनिया में बसने के लिए मजबूर भी कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि हमेशा से ही ब्रिटिश राज हमारे प्रवासी मजदूरों के कर्जदार बनी रहेगी। अंग्रेजी हुकूमत को प्रवासी भारतीय प्रवासियों के मन की पीड़ा का हिसाब किसी न किसी रूप में चुकाना ही होगा। गिरमिटिया नहीं के बराबर पढ़े लिखे थे, उनकी दूसरी पीढ़ी भी वहाँ मेहनत मजदूरी और खेती करती थी। इसके बाद तीसरी पीढ़ी के रूप में यह पीढ़ी कुछ सक्षम हुई और इस तीसरी पीढ़ी के आते आते गिरमिटिया युग संभवतः समाप्त हो गया, परंतु गिरमिटिया मजदूरों के मन की व्यथा आज भी प्रवासी साहित्य में बनी हुई है, गुंजित हो रही है। और अब अंत में बस यही 2 पंक्तियों से अपने स्थान को समेट लेना चाहती हूँ कि अब जब एक करबद्ध निवेदन यही है कि जब आप लोग पढ़ें प्रवासी साहित्य को तो इस बात को याद रखें कि यादें तो अपनी हैं लेकिन यादों का सच और है। यादें तो अपनी हैं लेकिन यादों का सच और है। सच्चाई की बात अलग है, बातों का सच और है। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।